Hello guys, I'm Ramendra Singh Sisodia and I'm again with you bringing another video. This is final video for now. So in this video we will cover cases, noun cases and the use of apostrophe s. This use of apostrophe s is very important because we have so many confusions related with the use of apostrophe s. So in this video all your confusions related to apostrophe s will be vanished. Okay, so we watch the video, give me the feedback, subscribe it, like it, and if you find anything difficult, any problem with the use of apostrophe s or with the noun cases, you can just let me know. Okay, and one more thing is that after this video we'll again bring another video. This noun will end on this with this video, and our next topic will be pronoun. So we'll study pronoun in our next video. So watch this video and learn this apostrophe s and cases, noun cases. Let's start the video. So first thing that comes in our mind, noun cases. Noun cases क्या होते हैं? तो as you can see in the definition, cases tells us relation of noun with other words of sentence. Okay? तो केस जो होते हैं वो हमें नाउन का रिलेशन उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से नाउन उन अन्य शब्दों के साथ यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल कॉल्ड इज नाउन केसेस. ठीक है. केसेस 4 टाइप्स के होते हैं. 4 तरह के केसेस हम पढ़ते हैं नाउन में. सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ नाउन केसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. दिस इज़ ऑल्सो इन हिंदी में इसको हम कहते हैं कर्ता कारक. ठीक है. व्हेन नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन हमारा किसी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. तो हम नाउन को क्या कहते हैं, वो किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में, जब उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे राम सेड टू मी, तो यहाँ पे राम हमारा क्या है, राम इज अ प्रॉपर नाउन. राम प्रॉपर नाउन है हमारा एंड इज इन नॉमिनेटिव केस. तो नाम हमारा कि राम किस तरह से यूज़ हो रहा है, जो राम जो है इस सेंटेंस में दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य को करने वाले के रूप में, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं. तो राम हमारा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है. सेकंड टाइप जो होता है, तो इसी तरह से कोई भी, अगर यहाँ पे हम राम की जगह बॉय कह दें तो कॉमन नाउन हो जाएगा. और हम कुछ भी जो हो, कोई भी नाउन हो, अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, कर्ता के तौर पे यूज़ हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड इन नॉमिनेटिव केस. सेकंड जो हमारा है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस. इसके नाम से आप समझ सकते हैं, इसका नाम है कर्म कारक. दैट मीन्स जब हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के तरह से यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड कर्म कारक. जैसे इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि राम हमारा कर्म कर्ता की जगह किस तरह से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट है. आई सेड टू राम, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है. ठीक है. और यहाँ पे राम हमारा क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, और वो ये है कि जब नाउन को हम चाहे नॉमिनेटिव केस में यूज़ करें, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करें, या किसी भी केस में यूज़ होता है, नाउन जो है हमारा वो चेंज नहीं होता. जैसे यहाँ पे देखें, हम राम को हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है तो भी हमने राम लिखा है, और नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया है तो भी हमने उसको राम लिखा है. जबकि ऐसा प्रोनाउन में नहीं होता है. जब हम आगे प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन का ही आएगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन ही पढ़ेंगे हम. प्रोनाउन में ये चीज़ें बदल जाती हैं. जैसे यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे हमारा मी शब्द जो है ये प्रोनाउन, दिस इज़ अ प्रोनाउन. तो जब मी को हमने यूज़ किया है सेंटेंस में, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट के तौर पे था तो इट वाज मी, लेकिन जब ये सब्जेक्ट हुआ तो ये आई बन गया. दैट मीन्स प्रोनाउंस आर चेंज व्हेन दे आर यूज्ड इन डिफरेंट केसेस. अगर प्रोनाउन को हम जब नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे तो वो अलग होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो अलग होगा. लेकिन नाउन के केस में ऐसा नहीं. नाउन में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चाहे किसी भी तरह से नाउन यूज़ हो, उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है. थर्ड जो हमारा आता है दैट इज़ कॉल्ड पजेसिव केस, संबंध कारक. पजेसिव केस टेल्स अस अबाउट पजेशन, फीलिंग ऑफ पजेशन, अधिकार. जब किसी पे हमारा अधिकार होता है किसी चीज़ को पजेस करने का, पजेस में तो होता है किसी चीज़ पे अधिकार होना, तब हम उस जगह पर इसको पजेसिव केस का यूज़, नाउन हमारा पजेसिव केस में यूज़ होता है. जैसे इस शब्द में हम देखेंगे राम्स ब्रदर, तो भाई किसका है, राम का भाई.
इसमें हम और पजेसिव केस को दिखाने के लिए हम नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। किस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अभी हम ये देखें तो राम्स ब्रदर, तो पजेसिव केस का मतलब होता है जब नाउन का किसी दूसरे मतलब सेंटेंस के दूसरे शब्दों के ऊपर जब अधिकार या पजेशन की बात आती है तब हम उसमें उसको पजेसिव केस में कहते हैं। तब राम नाउन हमारा पजेसिव केस में होता है। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें, राम और आगरा दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं लेकिन दोनों पजेसिव केस में, क्योंकि दोनों का संबंध है। ब्रदर किसका है, राम का, तो ब्रदर के ऊपर राम का पजेशन है। इन सेम वे स्वीट्स के ऊपर आगरा का पजेशन है। स्वीट्स कहाँ की है, आगरा की, तो आगरा का अधिकार स्वीट्स के ऊपर दिख रहा है, स्वीट्स, तो इस वजह से इसको हम पजेसिव केस कहते हैं। और चौथा जो हमारा केस होता है दैट इज़ कॉल्ड वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जैसा आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब होता है इसमें जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब उसके किसी प्रॉपर नाम या कोई भी होता है, जब हम उसको नाम से बुलाते हैं और तो उसको हम तो हमारा नाम वोकेटिव केस में होता है। और वोकेटिव केस में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देख सकते हैं, राम, हमने राम को संबोधित किया, राम वेयर वर यू, राम तुम कहाँ थे, तो यहाँ पर राम के साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है, इसलिए इसको हम वोकेटिव केस में पढ़ेंगे। तो ये चार हमारे मेन केसेस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पजेसिव केस का यूज़ होता है, क्योंकि पजेसिव केस नाउन को जब हम पजेसिव केस में बनाते हैं तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। अब हमें ये समझना है कि अपोस्ट्रोफी एस किन किन कंडीशंस में और किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो हम आगे चलते हैं और उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि रूल्स ऑफ यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करने के रूल्स। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हम जो उसका अर्थ निकलता है दैट इज़ कॉल्ड का की के। जैसे अभी पिछले सेंटेंस में हमने देखा था, राम का भाई, राम्स ब्रदर, तो इसका अपोस्ट्रोफी एस किसी भी जिस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का अटैच होता है तो उसको हम इसी सेंस में पढ़ते हैं। राम का, जैसे लड़के का, जैसे हम कहते हैं बॉयज़ हॉस्टल तो लड़कों का विद्यालय, जैसे हम कहें कि मनोज साइकिल, कि मनोज की साइकिल, तो इस तरह से का की और के अर्थ में यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें इंडियाज़ इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी, तो इस तरह से इसका संबंध का की के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट रूल्स हैं, हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट रूल्स। सबसे पहला रूल आप देख सकते हैं, सिंगुलर लिविंग प्रॉपर नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पजेसिव केस बनाते हैं। सिंगुलर लिविंग प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो भी नाउन लिविंग हो, जैसे मैं हूँ, हम और आप लिविंग नाउन्स में आते हैं, हमको लिविंग नाउन कहा जाता है। ठीक है, और सिंगुलर है, जैसे अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो मैं सिंगुलर हूँ, तो जैसे कोई भी हो, आपका भी नाम लिया जाएगा तो उसके साथ जब कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसका संबंध अगर हमें किसी पजेशन, किसी चीज़ के बारे में बताना होता है तो हम उसमें सिंपल अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे राम स्पेन, यहाँ अगर राम की जगह हम ऐसे कहें रामेंद्र स्पेन, या आपका नाम है, किसी का भी नाम है, तो उसके साथ सिंपल अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम सिंगुलर प्रॉपर नाउन यूज में पजेसिव केस बना देते हैं। ठीक है, आप दोनों में देख सकते हैं, रेड से मैंने इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस को मार्क किया है कि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें अपोस्ट्रोफी एस को। यहाँ पे हर जगह अपोस्ट्रोफी एस रेड से मार्क है। ठीक है, तो सिंगुलर लिविंग प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके हम पजेसिव केस बनाते हैं। दूसरा जो है, प्लूरल नाउन एंड्स विद एस, तब केवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा जो हमें कंफ्यूज करता है वो इस तरह के केसेस होते हैं कि हमें प्लूरल नाउन जब होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस को कैसे लगाते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एस जो है वो अगर प्लूरल नाउन के तौर पर अगर उससे एस से प्लूरल बनाया गया है तो हमें फिर उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, अपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, सिर्फ हम कॉमा लगा देंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो हमने उसमें सिर्फ कॉमा लगा के लड़कों का हॉस्टल, तो ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और कंफ्यूज करती है कई बार हमको, कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस होता है ना, मतलब लेकिन वो प्लूरल नाउन नहीं होते, उनके स्पेलिंग में ही एस होता है, तो उस केस में आपको एस के बाद अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाने हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एस प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे बस है, BUS बस, अब बस एंड किससे हो रहा है, एस से। ठीक है, लेकिन बस क्या है, उसका स्पेलिंग है, बसेस होता है तो उस पर प्लूरल हो जाता है, तो बस का जब अगर आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो बस में साथ कॉमा और एस दोनों लगेंगे। ठीक है, लेकिन
अगर बसेज है तो बसेज होगा, तो फिर उसमें आपको सिर्फ कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही हमने स्टूडेंट्स बिलोंगिंग लिखा है और ये लिखा है। अब हम अगला आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं। तीसरा रूल देखते हैं, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया है। अभी हमने एक रूल पढ़ा जिसमें प्लूरल नाउन एस से एंड होता है, लेकिन कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो एस से एंड नहीं होते, ठीक है। उन प्लूरल नाउन में हम नॉर्मल अपॉस्ट्रोफी एस यानी कॉमा और एस दोनों का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस हमें हमेशा याद रखना है कि जब प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा है, एस बना के अगर कोई प्लूरल नाउन बनाया गया है तो उसमें सिर्फ कॉमा लगाएंगे, लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन में एस नहीं है तो फिर हम उसमें कॉमा और एस दोनों लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे वुमेन, WOMEN, यहाँ पे WOMEN सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन WOMEN जब कर देते हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाता है। तो जब वुमेन्स कॉलेज हम लिखेंगे तो हम नॉर्मल जैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ऐसे ही हम जानते हैं चिल्ड्रन में अपने आप में प्लूरल वर्ड है, चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। तो चिल्ड्रन को जब हम पॉजेसिव केस में लिखेंगे तो हम नॉर्मल जैसे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं वैसे हम लगाएंगे। चौथा रूल देख लेते हैं, समय बताने वाली नाउन्स के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। समय बताने वाली नाउन्स से क्या मतलब है, जो नाउन्स जिनसे हमें समय पता चलता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 2 days लीव, तो ये नाउन हमें समय बता रहा है। तो 2 days, तो हमने डेज़ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, 2 दिन की छुट्टी, है ना। तो काकी के अर्थ में ही अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। तो 2 days लीव मीन्स हमने डेज़ के साथ में अपॉस्ट्रोफी, 1 months डिले, यहाँ पे मंथ भी हमें समय बता रहा है। मंथ क्या है, समय बताने वाला नाउन है, डे क्या है, समय बताने वाला नाउन है। तो इनके साथ भी हम नॉर्मल अपॉस्ट्रोफी और कॉमा और एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में परिमाणवाचक संज्ञा, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव नाउन्स, व्हेन देयर आर क्वांटिटेटिव नाउन्स, उनके साथ भी हम नॉर्मल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम्स वेट, इसमें आप देखेंगे पहला एग्जांपल है 1 किलो का भार, तो दैट मीन 1 किलोग्राम्स। तो किलोग्राम जो है ये क्वांटिटेटिव नाउन है, ये हमें क्वांटिटी बताती है किसी चीज़ की, है ना, यूनिट है, तो इसलिए हमने इसमें, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 किलोग्राम्स वेट और 2 किलोग्राम्स वेट दोनों जगह सेम है, 1 किलोग्राम्स वेट, यहाँ पे लेकिन 2 किलोग्राम्स हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको, रेड कलर से आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाया है, क्योंकि किलोग्राम्स ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल नाउन है। जब प्लूरल नाउन एस से एंड होता है तो उसमें हमें सिर्फ कॉमा लगाना होता है। सेम इन 5 किलोमीटर्स रन इसमें है। तो जो भी क्वांटिटेटिव नाउन्स होते हैं उनके अंत में भी नॉर्मली हम उनके एंड में भी नॉर्मल कॉमा और अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस बनाते हैं। इन सेम वे रूल नंबर 6 मनी की यूनिट्स के साथ, इफ़ with money units value or worth word is used, in that case we same in the same way we use apostrophe s with that also। मनी की यूनिट, जैसे मनी की यूनिट क्या होती है, डॉलर, रुपए, पैसे, दीज ऑल आर मनीज यूनिट्स। जैसे एग्जांपल में देखेंगे अ रुपीज़ वैल्यू, तो रुपी के साथ में यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, वैल्यू, तो इसलिए रुपी के साथ हमने क्या लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस। तो 1 रुपये की कीमत, तो अ रुपीज़ वैल्यू। ऐसे ही $5 वर्थ, $5 की तो डॉलर्स। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ फिर से नोटिस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, जब जब हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है और उसमें एस एंड होता है तो हम सिर्फ कॉमा लगा के, एस के बाद एक कॉमा लगा के उसका पॉजेसिव केस बना देते हैं, $5 वर्थ, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 भी थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में, व्हेन देयर इज कंपाउंड नाउन देन अपॉस्ट्रोफी एस इज ऑलवेज एडेड विद इट्स लास्ट वर्ड, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, अंतिम वर्ड में। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जब कंपाउंड नाउन में हम अगर अपॉस्ट्रोफी एस हमें यूज़ करना है तो हम जैसे हम इसमें देखेंगे फादर इन लॉज हाउस, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया, फादर्स इन लॉ नहीं लिखा। अगर हम फादर्स इन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो फादर इन लॉज जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, हमेशा कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। रूल नंबर 8 है जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजेशन का मतलब होता है जब हम किन्हीं 2 लोगों के, 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ अगर संबंध बताते हैं नाउन का, तो उस केस में हमें जो लास्ट नाउन होता है उसके साथ, अंतिम वर्ड के साथ हम यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे राम एंड श्याम्स हाउस, तो हमने राम्स एंड श्याम्स हाउस नहीं लिख सकते।
वो लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें लास्ट जो हमारा नाउन है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस में अगर आप देखेंगे राम एंड श्याम्स हाउस, ठीक है, अगर 3 लोग भी हैं तो हम आखिरी वर्ड के साथ में ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे शर्मा विष्णु एंड सागर गैरेज, तो हम शर्माज विष्णुज एंड सागर गैरेज नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, शर्मा विष्णु एंड सागर गैरेज, तो हमने सिर्फ जो लास्ट वर्ड है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है। फूड कॉर्नर्स आर देयर, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 8 है। नेक्स्ट रूल नंबर 9 हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ प्रोनाउंस हैं, ईच अदर, वन एंड अदर, एवरी वन, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नोबडी, इट इज़, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं इन सब के साथ भी हम नॉर्मली प्रोनाउन का वो चेंज हो जाता है कुछ, लेकिन कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो मनोज हैज़ फाउंड समवंस बुक, तो बुक का समवन के साथ रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, समवन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, ठीक है। तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। वी लाइक वन एंड अदर्स पेन्स, हमें एक दूसरे के पेन पसंद है, तो हमने यहाँ पे भी वन एंड अदर के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब है कि कुछ एक स्पेशल जो हमें जो सीखना इम्पॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ समझना है। व्हेन एल्स इज यूज आफ्टर दीज प्रोनाउंस, अगर इन जितने भी प्रोनाउंस आप देख रहे हैं, ईच अदर, वन एंड अदर, एवरी वन, एवरीबडी, इनके साथ अगर एल्स का यूज़ किया गया है तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस को एल्स के साथ जोड़ेंगे। इन वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ा जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, राखी लाइक्स एवरीबडी एल्सेस सजेशन, तो यहाँ अगर आप देखेंगे हमने एवरीबडी के साथ एस को, अपोस्ट्रोफी एस को नहीं जोड़ा है, हमने अपोस्ट्रोफी एस को एल्स के बाद यूज़ किया है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है इस एक्सेप्शन को, कि जब भी ईच अदर, वन एंड अदर, एवरी वन, एवरीबडी, इन वर्ड्स के साथ अगर एल्स वर्ड जोड़ दिया जाता है तो अपोस्ट्रोफी एस एल्स के बाद लगाया जाता है, ना कि इन वर्ड्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 10, अराइवल एंड डिपार्चर। ये दो ऐसे वर्ड हैं, इनके वर्ड आने वाले नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है पॉजेसिव केस बनाने के लिए, ठीक है। अराइवल एंड डिपार्चर, जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें, ट्रेन्स अराइवल आपने सुना होगा कई बार, तो ट्रेन का आने का समय, तो ऐसे ही हिज फ्लाइट्स डिपार्चर इज़ डिलेड, उसकी फ़्लाइट का जो गंतव्य, जो जाने का समय, प्रस्थान समय है, वो लेट हो गया, डिले हो गया है ना। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ उसके इन वर्ड्स के पहले आने वाले उसके साथ करते हैं, ठीक है, अराइवल और डिपार्चर के पहले, ठीक है। जो भी नाउन होता है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 11 है, जीरंड के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन को हमेशा पॉजेसिव केस में रखा जाता है। जीरंड भी हम आगे पढ़ेंगे, जीरंड क्या होते हैं, कैसे जीरंड बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे हम देखें एग्जाम्पल में, ही डजेंट लाइक राम्स बिहेविंग लाइक दिस, तो बिहेविंग वर्ड जो है ये जीरंड है हमारा, ठीक है। तो जीरंड से पहले जब भी कोई नाउन आता है, उस नाउन को भी हम, नाउन या प्रोनाउन भी यहाँ होता है, तो उसको हमेशा पॉजेसिव केस में रखा जाता है, ठीक है, उसको भी पॉजेसिव केस बनाते हैं उसका भी। तो नाउन का पॉजेसिव केस सिंपल हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, आई डोंट लाइक रियाज गोइंग टू अननोन प्लेसेस, तो गोइंग जो है ये यहाँ पे जीरंड है, और गोइंग, जीरंड से पहले जो नाउन यूज़ हुआ है उसको हमने पॉजेसिव केस में यूज़ किया है, तो रियाज गोइंग टू अननोन प्लेसेस, ठीक है। थर्ड जो एग्जांपल है उसमें प्रोनाउन है, ही लाइक्स योर सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगिंग वर्ड जो है वो जीरंड है, और उससे पहले योर वर्ड जो है ये प्रोनाउन है, तो उसको हमने पॉजेसिव केस में रखा है। ही लाइक्स यू सिंगिंग अगर आप करेंगे तो वो गलत सेंस जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ही लाइक्स योर सिंगिंग, ठीक है, क्योंकि जीरंड से पहले का जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा पॉजेसिव केस में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपने अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड सारे रूल्स पढ़े, इनको आप एक बार चाहे तो फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, इनको अच्छे से आपको समझने में आसानी होगी, आप नोट्स भी बना सकते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कोई कन्फ्यूज़न हो हम वो भी करेंगे, और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज भी करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर ये सारी चीज़ समझ में आई तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे और भी वीडियोस हम डालेंगे, और आगे हम और भी कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई।
तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।